वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हर एक सदी को किसी एक एरिया, किसी एक पावर के नाम से जाना जाता है। जैसे पैक्स इंडिका, इसका मतलब है कि एक ऐसा समय जब इंडिया प्रोमिनेंट पावर होगी। पैक्स ब्रिटेकाना, एक समय था जब ब्रिटेन सुपर पावर थी। पैक्स अमेरिकाना, एक टाइम जब अमेरिका सुपर पावर थी। इस सेंचुरी का सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा कि पावर वेस्ट से एशिया की तरफ शिफ्ट होगी और एशिया में कौन इस कंपटीशन में जीतेगा, यानी कि कौन अपने इंटरेस्ट को सिक्योर रखेगा, वो इस रीजन से भी डिसाइड होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडो चाइना रीजन। व्हेन आई एम सेइंग इंडो चाइना, इट्स नॉट इंडिया चाइना। इंडो चाइना इस रीजन को हम कहते हैं जो इंडिया के ईस्ट में है और चाइना के साउथ में है। सो व्हाई वी आर स्ट्रेसिंग सो मच ऑन दिस रीजन? इस वीडियो में आपको यही पता लगने वाला है। साथ में लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी और उसके बाद अभी क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना। तो यहां पर हो गया, यहां पर साउथ चाइना सी है बीच में मेजर। आप ये देखिए, यहां पर आपका मतलब एक तरफ है पैसिफिक और दूसरी तरफ है इंडियन ओशन और बीच में है ये साउथ चाइना सी, जो एक्चुअली एशिया का जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का हॉटस्पॉट है, राइट। ये है वो रीजन, यानी कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। अब म्यांमार का बॉर्डर इंडिया के साथ कनेक्टेड है, राइट। वियतनाम खासा परेशान है चाइना से, और यहां पर जो लाओस और थाईलैंड है ये डाइसी सिचुएशन में है। जरा जानते हैं क्या चल रहा है। चाइना की उतना एक्चुअली इनको अपने करीब लाना चाह रहा है, मींस चाइना क्यों इतना पेनिट्रेट करना चाहता है इनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, इनके फॉरेन अफेयर्स में? कारण देखिए, वो है चाइना की ज्योग्राफी। चाइना इस तरफ से लैंडलॉक्ड है और ये हमारा अक्साई चीन एरिया कब्जा हुआ, इस तरफ चाइना के पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। उसको पता है कि यहां से यूएसए इज प्रेशराइजिंग चाइना, मतलब बेसिकली काउंटर करने पर लगे हुए हैं। साउथ चाइना सी में उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईस्ट चाइना सी में जापान है और उसके पीछे यूएसए है। तो अगर एनसर्कलमेंट चाइना का यहां से होता है तो मुझे बताइए लॉजिकल कि आप अगर इस एरिया को डेवलप करवाना चाहते हैं, मतलब चाइना इस एरिया को डेवलप करना चाहता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक रूट चाहिए इंडियन ओशन का। तो वो रूट कहां से आएगा? वो रूट यहां से आएगा कि नहीं आएगा? एक रूट तो वो है जो ये इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान का जो मतलब जो कश्मीर से लेकर जाना चाहता है, और दूसरा आपका ये म्यांमार वाला रीजन है। तो म्यांमार क्रिटिकल हुआ कि नहीं हुआ। और अभी आपको थाईलैंड का भी पता लगने वाला है। कारण क्या है? कुल मिलाकर समझिए कि वो फार सी में अपनी डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रांग करना चाहता है, और अगर ये एरिया चाइना की डोमिनेंस में रहा तो चाइना इस रीजन की सी पावर बन जाएगा, वो भी ओनली, राइट। हमारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। एग्जांपल लीजिए थाईलैंड से। थाईलैंड का प्रपोज्ड क्रा कैनाल, आइडिया देख रहे हैं क्या कह रहा है? आइडिया है कि ये थाईलैंड है और यहां पर इसको ब्रेक करके एक कैनाल बना लेते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको होगा? चाइना को। चाइना के पूर्व लीडर मिस्टर हु जिनताओ ने एक वर्ड यूज किया था, मलक्का डिलेमा। चाइना की 80% जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो इस एरिया से निकल कर जाती हैं। डिलेमा क्यों है? क्योंकि अगर इंडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ मिलकर इस रीजन, इस चौक पॉइंट पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले, तो जाहिर सी बात है अगर चाइना के साथ वॉर वाली सिचुएशन, देखिए वॉर वाली सिचुएशन में आपको हर एक पोजीशन जिस पर आप दूसरे को वीक कर सकते हैं उस पर पहले से ही तैयार होना पड़ता है। और वॉर ना हो इसके लिए भी जरूरी होता है कि आपके पास ताकत हो। अब आप थोड़ा ऐसे समझिएगा कि यहां पर है सवांग पोर्ट और इस पर इंडिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ही रहा है, राइट। जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहां पर हमारी इंटीग्रेटेड कमांड ऑलरेडी आ गई है। हम इसको डेवलप और ज्यादा कर रहे हैं। तो यानी कि चाइना को भी ये बात पता है, यहां पर हम स्ट्रांग हो ही रहे हैं। ये अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। तो अगर इस एरिया को ब्लॉक कर दिया जाए इंडिया द्वारा इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो जाहिर सी बात है चाइना को नुकसान हो सकता है। चाइना कह रहा है लेट्स मेक अ कैनाल। थाईलैंड क्या रखा है, बहुत पैसा कमाओगे, देखो स्वेज कैनाल, इजिप्ट ने कितना पैसा कमाया है, तो बहुत फायदा होगा तुम्हें, लेकिन हमें क्या नुकसान होगा? अरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहां पर चाइना की प्रेजेंस आई तो हमारे लिए नुकसान है कि नहीं है? नुकसान है। तो इस वजह से थाईलैंड को अपने करीब रखना होगा।
म्यांमार के साथ तो चाइना का लैंड इतना कनेक्टेड है, इंडिया का लैंड भी कनेक्टेड है। और म्यांमार इसी वजह से देखिए, म्यांमार की जो मिलिट्री है उसने जब कू किया, वायलेंस चल रही है, लेकिन चाइना म्यांमार की आर्मी के साथ क्लोज रिलेशन रखता है। और इसी वजह से भी इंडिया की स्ट्रेटेजी में हम एम्बिगिटी रखते हैं, यानी कि हम नाराज नहीं कर सकते म्यांमार की आर्मी को, नहीं तो चाइना के और ज्यादा करीब हो जाएगी। प्लस हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप काम करते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करने में, क्योंकि उनके कितने सारे सेफ हेवन्स, बैशंस कहां बन जाते हैं, म्यांमार के जंगलों में बन जाते हैं। तो ऐसे में उनकी आर्मी और हमारी आर्मी मिलकर वहां ज्वाइंट ऑपरेशन करती है। तो ऐसे में म्यांमार के साथ डिफेंस में हम ऑलरेडी स्ट्रांग हैं। लेकिन क्या म्यांमार अपने खुद के इंटरेस्ट जो चाइना से पूरे हो रहे हैं उसको साइडलाइन करके इंडिया के साथ आएगा? जरा देखते हैं। ये देखिए, दो पाइपलाइन दिखा रहा हूं आपको। एक तो है यहां पर ऑयल पाइपलाइन और एक है आपकी गैस पाइपलाइन। ये जो आपको रेड में दिख रही है ना, दिस इज गैस पाइपलाइन, दिस ऑयल पाइपलाइन। कहां से कहां तक आ रही है? कुनमिंग से लेके क्युकपुक तक, कुनमिंग क्युकपुक के ये नेटवर्क है। तो ऑलरेडी ये अगर नेटवर्क यहां पर है और कुनमिंग वाले एरिया के डेवलपमेंट में इसको वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं और इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए उनको एक्सपोर्ट यहां से करने का एक रूट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है म्यांमार उनके लिए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? अरे बिल्कुल हुआ, राइट। दूसरा, म्यांमार इतने बड़े एरिया का एक्सेस दे रहा है उनको, राइट। और यहां से फ्यू हंड्रेड माइल्स पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो ऐसे में वो इंडिया को इन सिचुएशन ऑफ वॉर बैकफुट पर लाने के लिए हो सकता है नाम के लिए कहेगा कि अरे हम क्युकपुक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये तो सिविलियन पोर्ट है। लेकिन फिर हमने इससे पहले भी देखा है वो सिविलियन के नाम पर फिर मिलिट्री वेजल्स को वहां पर लेकर आते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया के इन्फ्लुएंस को डटर करने के लिए इस एरिया का इस्तेमाल चाइना करना चाह रहा है। तो इकोनॉमी तो सबसे पहला तरीका होता है, फिर आगे वो जियोपॉलिटिक्स से जोड़ देता है। चाइना कहता है जी हमारा एंगेजमेंट तो इंडिया से ही पुराना है, इनसे हम तो एथनिक कनेक्शन है, इनसे हिस्टोरिकल टाइज हैं हमारे। और कहते हैं कि देखो आसियान के साथ हमारे भारत से पुराने संबंध हैं इनके साथ। अब फैक्चुअली बात करें तो देखिए, अगर कोई हमसे पहले किसी के साथ बेहतर रिश्ता रखता है तो इसका यह मतलब थोड़ी ना होता है कि फ्यूचर में भी रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं? खाली कुर्सी पर तो कोई भी बैठ जाए, मजा कब है? कुर्सी से उठाया जाए और फिर बैठा जाए। तो ऐसा ही कुछ आसियान के साथ होता हुआ यहां पर दिख रहा है। तो जी हां, आसियान के साथ चाइना हमसे पहले डायलॉग पार्टनर बन गया था 1990s। और उसका एक बड़ा कारण भी था, क्योंकि चाइना बहुत ही ज्यादा फेवरेबल ट्रेड एक्चुअली एंगल इनके साथ रखता था। और जब इनके यहाँ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो तब तक चाइना एक्सपोर्ट का लेवरेज लेकर, क्योंकि 1979 में चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन करना स्टार्ट कर दिया था। डेंग जियाओपिंग वहां पर लीडर थे, उन्होंने कहा कि हम मॉडर्नाइज करेंगे। तो इतने समय में उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर भी इकट्ठा होने लग गए थे। तो इन एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में उन्होंने कहा कि चाइना कह रहा है टेंशन मत लो, पैसा बहुत है अपने पास, हम सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में आसियान देशों को भी लगा कि यार चाइना को तो साथ लेकर चलना पड़ेगा, जिसके पास पैसा तो इसका मतलब वो मजबूत है, और मजबूत है तो जब आपके यहाँ क्राइसिस आएंगे तो वो सपोर्ट कर सकता है, राइट। तो दैट्स वाई चाइना गॉट दिस लेवरेज। और पिछले कुछ समय में जब हमने ईयर ऑन ईयर का डेटा देखा तो पता लगा कि जो ट्रेड है कंबोडिया के साथ 21%, लाओस के साथ 30%, म्यांमार 23%, थाईलैंड 12%, वियतनाम 25%। तो इस तरीके से हमने एनुअल ग्रोथ देखी है। उसके बाद शी जिनपिंग कह रहे हैं कि अब तो अभी तक तो आपने ट्रेलर देखा है, जो बिग पिक्चर है वो हम बीआरआई में दिखाएंगे। दे आर सेइंग कि बीआरआई से सबको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबको का मतलब यह है कि बीआरआई के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो पैसा लगेगा चाइना देगा, तो जाहिर सी बात है सोवरेनिटी के कॉम्प्रोमाइज होने का बहुत ज्यादा चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी वहां से रिटर्न आने वाले नहीं है। तो ये भी एक एंगल है, इंडिया इन देशों को आगाह भी करना चाहेगा। हमने क्या किया इस एरिया के लिए? हमने लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट की। और लुक ईस्ट पॉलिसी का जब टाइमिंग देखिएगा, इट इज कनेक्टेड टू इंडियाज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमसे पहले ही आसियान देशों ने अपनी इकोनॉमी में कैपिटलिस्टिक ट्रेंड रखे थे। तो कहने का मतलब हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड से वो बेनिफिट लेने लग गए थे। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट अस, तो हम भी वहां से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे। कारण देश जैसे कि मलेशिया, देश जैसे कि सिंगापुर, इन्होंने बहुत सस्ता टैक्स रखा, मतलब बहुत ही कम टैक्स रखा। तो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहां पर अपने हेडक्वार्टर खोल दिए। तो यानी कि यहां से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ सकता था, बिल्कुल आएगा। जब हमने एलपीजी कर ही रहे हैं
तो कम से कम जहां से इन्वेस्टमेंट आना है उनके साथ रिश्ते तो बेहतर करेंगे कि नहीं करेंगे। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, लुक ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी ने एक तो जो ट्रेड बैरियर्स थे उसको रिड्यूस किया कि आप हमारे साथ व्यापार अब आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो आसियान ने कहा ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है, हम इंप्रूव करेंगे ट्रेड को। तो ऐसे में हमने कहा कि देखो इकोनॉमिक एंगल है तो चलो हम डायलॉग पार्टनर बन जाते हैं। 1996 में हम डायलॉग पार्टनर बन गए, फिर समिट लेवल पार्टनर बन गए, मतलब ये स्टेजेस होती है। फिर 2010 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमने साइन किया। फिर हमने इनके अलग जो ग्रुपिंग्स है, जैसे कि इस एरिया की ईस्ट एशिया समिट हुई, आसियान रीजनल फोरम हुआ। तो यानी कि इसके तरह हम देख रहे हैं कि हमारा दर्जा आसियान में लगातार बढ़ रहा था, राइट। अब प्रो एंड कॉन्स देखते हैं एलईपी के। लुक ईस्ट पॉलिसी में कुछ खामी होगी तभी तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई है कि नहीं। तो इंडिया ने लिबरलाइज किया अपनी इकोनॉमी को, जीडीपी पर कैपिटा में कुछ बूस्ट आया, राइट। रिडक्शन जैसे हमने टैरिफ में किया, तो मतलब टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करेंगे तो कैपिटल फ्लो तो आएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या हमने जियोपॉलिटिक्स पर उतना फोकस किया था उस समय? नहीं किया था। हमारा फोकस था कि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएं, बढ़ गई। मलेशिया से इन्वेस्टमेंट, सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट आने लग गया। इंटीग्रेशन किया, लेकिन इकोनॉमिक एंगल पर जो रीजन हमसे छूट गया वो था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन को हमें एक्सेस बनाना चाहिए था, ये एक पर्सपेक्टिव आता है। यानी कि जब तक इंडिया का नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल नहीं होगा, जो भी काम हम करेंगे साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करने में, तब तक मुझे बताइए क्या वो पॉलिसी में स्ट्रेंथ आ सकता है? नहीं। और ये इसलिए भी क्योंकि यहां पर जो अलगाववादी ताकतें, सेपरेटिस्ट काम करते हैं, तो जैसे ही यहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब बढ़ेगी, तो ऐसे में उनकी मूवमेंट को कोई हवा देने वाला होगा नहीं। कुल मिलाकर बात यह है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमने अपना विशेष फोकस इस पर रखा है, राइट। तो अभी हमने देखा कि लुक ईस्ट पॉलिसी के समय कि भाई केवल इकोनॉमिक एंगल पर फोकस करने से ट्रेड भी नहीं बढ़ता। कई बार ऐसा होता है, रिश्ते कब बेहतर बनते हैं, अगर आप दो और कारणों से भी दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए ना, तो वो सोचते हैं यार ट्रेड भी इनके साथ ही कर लेते हैं। तो यानी कि अगर उनको डिफेंस की जरूरत है और आप डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे विल सी कि ओके नाउ वी हैव टू ओपन दिस एरिया, लेट्स गिव सम फेवर टू दिस पर्टिकुलर नेशन बिकॉज दिस इज आवर फ्रेंड, है ना। तो इस वजह से हमें मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। हालांकि क्योंकि हमें चाइना के एंगल को यहां से साइडलाइन करना है, कुल मिलाकर बात यह है, तो रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। फिलहाल चाइना हमसे काफी आगे है इन टर्म्स ऑफ टोटल ट्रेड। जरा आसियान का टोटल एफडीआई इनफ्लो देखिए बाय सोर्स, तो हम भी आसियान में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो 2018 में देखिए 1516.1 ये यूएस मिलियन डॉलर में है, ठीक है। लेकिन यहां पर है 9940। तो जाहिर सी बात है चाइना जो है ज्यादा एफडीआई वहां पर कर रहा है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर कर रहा है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यह स्थायी निवेश है, राइट। तो दिस इज अ चैलेंज। अब फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से एक लिमिटेड कनेक्टिविटी रह गई? तो एक आसियान देश खुद कहते हैं कि देखो अभी भी आपके जो टैरिफ बैरियर्स है वो हाई हैं, यानी कि इट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। दूसरा कहते हैं कि फिजिकल कनेक्शन अभी काफी कम है, मींस नेटवर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड। अब म्यांमार का एग्जांपल देता हूं। कहा जाता है करीब 15% के आसपास डोमेस्टिक रोड्स हैं म्यांमार की जो पेव्ड हैं फुल्ली, यानी कि जहां से ट्रक्स की आवाजाही हो सकती है। तो अगर इंडिया यहां पर ट्रेड करना चाहता है, भाई म्यांमार है, थाईलैंड है, फिर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तो सबसे पहले सामान को यहां से ले जाना पड़ेगा ना। अब यहां सड़कों की कमी है, कैसे लेकर जाओगे? 15% की सड़कें हैं जो पेव्ड हैं। तो अब म्यांमार कहेगा देखो तुम्हारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, अगर तुम्हें बनना है चाइना के सामने, हमें थोड़ा ना बनना है। तो बात तो सही है। तो चलो अब कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी की जाए। तो ऐसे में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी बिकम्स पिलर। कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी है नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो हमने क्या किया? लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। मोरे से लेकर यहां तक मैसॉट तक, यानी कि हम म्यांमार से होते हुए और फिर थाईलैंड तक एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इससे क्या होगा? थाईलैंड अब एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन जाएगा। थाईलैंड के थ्रू हम लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम तक ट्रेड को पहुंचा सकेंगे, राइट। तो पहले हमारा प्रीडोमिनेंटली इकोनॉमिक इन नेचर था, अब जियोपॉलिटिकल इन नेचर बनता जा रहा है। अब हमने इसमें सिक्योरिटी एंगल को भी जोड़ दिया है, क्योंकि भाई सिक्योरिटी तो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब एक्ट ईस्ट में आसियान एज अ ग्रुपिंग बिकेम एन एंकर। तो देखिए अगरतला अखौरा रेलवे लिंक हो गया, ये इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट हो गया, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया जो कोलकाता से लेकर सितवे प्रोजेक्ट जो म्यांमार में है उससे फिर ऊपर नॉर्थ ईस्ट,
रोड एंड ब्रिजेस हो गए। तो एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि अभी ये आसियान जो है ये चाइना में हो रखा है, मीन्स चाइना के पैसे में, चाइना के प्रोजेक्ट्स में, चाइना के एफडीआई में डूबा हुआ है, और इसको बचाने का एक ही सहारा है, वो है इंडियन शिप। तो इंडियन शिप बीच में से आता जा रहा है, आसियान को भी इंतजार है, बचा लो, तो वी आर कमिंग देयर, राइट। तो 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं उसमें वी कैन हेल्प देम, राइट। तो ये मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट रीजन बिकमिंग क्रिटिकल, राइट। ये ट्राइलेटरल हाईवे वाला प्रोजेक्ट तो ऐसा है, इसको तो ध्यान रखना ही है, कोट करना ही है। थाईलैंड का जो रेल नेटवर्क है, दिस इज गोइंग टू कनेक्ट एंड ब्रिंग दिस ट्रांसपोर्ट चेन इनटू यूज। तो देख रहे हैं म्यांमार से फिर ये तो जा रहा है आपका चाइना कुनमिंग तक, यहां ये जो रूट है इस रूट का हमें बेस्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि चाइना की स्ट्रेटजी इसके लिए चल ही रही है। तो देखिए समझ लीजिए कि जियोपॉलिटिक्स इज लाइक अ चेस बोर्ड। ये अगर एक चेस बोर्ड है ना, तो चाइना अपने एक्चुअली प्लान को सेट कर रहा है, हमें अपने प्लान को सेट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि गेम उनके फेवर में पहली हो जाए। दैट्स वाई थाईलैंड बिकम्स अ क्रिटिकल पॉइंट। नाउ इसमें ये जो रीजन है मलेशिया एंड ये जो इंडोनेशिया, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहां पर सुंडा स्ट्रेट है, लॉम्बोक स्ट्रेट है। ये सुंडा स्ट्रेट एंड लॉम्बोक स्ट्रेट जो है, ये चाइना भी सोचता है कि अच्छा ये तो हमारे लिए ना मलक्का डिलेमा को रिजॉल्व करने के तरीके हैं, मलक्का पर हम नहीं डिपेंडेंट रहेंगे अगर हम इनका इस्तेमाल करने लग जाएं, ऐसा चाइना सोचता है। इसी वजह से कुछ समय पहले कुछ चाइनीज वेजल्स इस एरिया में सर्वेइंग के लिए भी आए थे। लेकिन अगर हमारे रिलेशन इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ अच्छे हैं, ये भी इंडोनेशिया, ये भी इंडोनेशिया, ये पूरा इंडोनेशिया एरिया है, तो मुझे बताइए क्या ऐसा यहां पर कोई काम हो सकता है क्या जो इंडिया के खिलाफ हो? नहीं। अगर इंडोनेशिया के साथ हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर स्ट्रांग, देन वी कैन हैव होल्ड ओवर दीज क्रिटिकल पॉइंट्स एज वेल, कि यहां से ब्लॉक रखो, यहां पर सबोंग है, अंडमान है, यहां से ब्लॉक रखो, और थाईलैंड के साथ मिलकर को बेटा क्रा कैनाल करोगे, दिक्कत में आ जाओगे। ये नहीं करना आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्रा कैनाल के भी देयर आर मेनी स्टडीज व्हिच से दैट क्रा कैनाल मे नॉट बी सस्टेनेबल फॉर थाईलैंड। यू शुड नॉट कंपेयर कि एक जगह कोई मॉडल सक्सेसफुल हो गया, अरे वहां पर ट्रैफिक तो देखो ना, स्वेस कैनाल से आप कैसे कंपैरिजन कर रहे हो, राइट। क्या वो इतना ऐसे, मतलब क्या ये रूट सही में उतना सस्टेनेबल होगा? ऑलरेडी आप जितने ट्रेड आते हैं यहां से आते हैं, राइट, इस रूट से आते हैं, तो क्या वो सही में इतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा? जबकि यहां पर जो सिंगापुर है, सिंगापुर को क्या आपने मजाक में लिया हुआ? सिंगापुर कहेगा यार मेरा इंपोर्टेंस कम हो जाएगा अगर आपने डायरेक्ट यहां से रूट शिफ्ट कर दिया तो, राइट। नाउ तो जियोपॉलिटिकल कंपोनेंट अब इसमें ऐड हो चुका है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद आसियान बिकेम क्रिटिकल। जैसे कि $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन हमने वियतनाम को दी, क्यों दी? हथियार खरीदो ना। कारण क्योंकि वियतनाम के फिशिंग वेसल्स को डुबा रहा है चाइना, जो वियतनाम के नेचुरल रिजर्व्स हैं उसको क्लेम कर रहा है चाइना। तो वियतनाम तो कुल मिलाकर इंडिया के साथ बिल्कुल सबसे पहले आने के लिए तैयार है, राइट, अगर मैं इंडो चाइना रीजन की बात करूं, राइट। देखिए यहां पर हमने जॉइंट विजन स्टेटमेंट साइन की थी 2015 से 20, और यहां पर हमने ऑलरेडी सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इंटेंसिफाई करने की बात कर चुके हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस एरिया में वी हैव एक्चुअली डेवलप्ड अ से विच कैन काउंटर चाइना, राइट। इंडोनेशिया, अरे आप पैसा लाते रहो चाइना, लेकिन अगर इनके सिक्योरिटी कंसर्न को आप हैंडल नहीं करोगे, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है ही आपके कारण, तो जाहिर सी बात है इंडिया इज गोइंग टू मेक दैट स्पेस, राइट। इंडिया इज गोइंग टू मेक यूज ऑफ दैट स्पेस। जैसे यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो हमारे यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस हैं वो हम इंडोनेशिया के साथ शेयर कर रहे हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, मिलिट्री रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में इंडोनेशिया इज गोइंग टू गिव अस दिस लेवरेज, राइट। 80% मैंने बताया कि यहाँ से पास होता है जो एनुअल एनर्जी सप्लाई है, तो इस वजह से एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है कि हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चॉक पॉइंट। अब अगर चाइना यहाँ पर कभी भी, अगर हमारे इस एरिया में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख रीजन में कुछ भी एक्सपेंशनरी करने की कोशिश करेगा, तो हम इस रीजन के साथ मिलकर हो सकता है कि और ज़्यादा प्रेशर चाइना पर क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, राइट। अब कंक्लूजन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, कारण जैसे ही इंडिया इस इंडो चाइना रीजन में डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, फर्ज कीजिए आगे जाकर हम फर्दर इन एरियाज में कुछ बेसिस बनाना स्टार्ट कर दें डिफेंस कोऑपरेशन के नाम पर, तो चाइना कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा इन देशों के लिए, और जैसे ही चाइना करेगा तो ऐसे में ये देश चाइना से और ज्यादा दूर जाएंगे। तो ऐसे में इनके पास नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन बचेगा बताइए? अरे बताइए, इंडिया बचेगा। तो इट वुड बी
अ सिचुएशन लाइक डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट डू। तो करो तो गए और नहीं करो तो गए, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। नाउ एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो चाइना रीजन फॉर इंडिया। अरे अब तक इतनी सारी आपको रीजंस बता दिए, तो ये तो पता लग गया होगा। ऑल्सो हाईलाइट द ट्रांजिशन ऑफ लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट, तो ये भी इसी डिस्कशन में आपको पता लग गया है।